बिन शादी की सास। हाथ में सब्जी का थैला लिए उपेंद्र अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे उम्मा जी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। जीने नहीं देता इस घर में कोई मुझे। 2 मिनट माला फेर लूँ उसमें भी तकलीफ है इन्हें। पूजा से उठकर उमा बाहर आती है, जहां अपने पति को चप्पल पहनकर घर के अंदर खड़ा देखकर वो आग बबूला हो जाती है। चप्पल पहनकर अंदर आ गए आप? यहाँ पैरों में इतना दर्द रहने के बावजूद मैं घर पर चप्पल नहीं पहनती, ये सोचकर कि घर गंदा हो जाएगा, और आप बाहर की चप्पल लेकर अंदर आ गए। जाइए बाहर जाइए और चप्पल उतार कर कोने में खड़े हो जाइए। सुबह सुबह दिमाग खराब कर देता है ये आदमी। कमला, इधर आ। जी माँ जी। पूरे हॉल को फिर से पोछा मार, और ये चप्पल वाली जगह को पहले पोछना, फिर पोछे को धोना, फिर दोबारा पोछा करना। यह नहीं कि इस गंदगी को पूरे हॉल में घुमा दिया। पर अभी तो मैंने पोछा किया था भाभी, और कपड़े भी तो बाकी है, फिर मेरे निकलने का वक्त हो जाएगा। वक्त से पहले तनख्वाह चाहिए महारानी को, पर काम के वक्त बहाने सूझते। अरे करती ही तू क्या है ऐसा काम? तेरे पोछा लगाने के बाद मुझे फिर पोछा लगाना पड़ता है, पता है? ये काम वाले भी घर छोड़कर चली जाएगी। अब जाने दीजिए ना उमा जी, आप मेरी बात सुनिए। ऐसी खबर लाया हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। उपेंद्र उमा को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है और उसे शांत करके कहता है। आपको याद है उमा जी, जब आप इस घर में ब्याह करके आई थी तब हमारा एक पड़ोसी हुआ करता था, संतोष भाई साहब। अरे जो नैनीताल चले गए थे वही संतोष भाई साहब अब वापस आ गए। उनकी एक बेटी है, इतनी खूबसूरत के क्या बताऊं। आज मिली थी मुझे रास्ते में। मैं सोच रहा हूं कि आशु से उसकी शादी की बात चला दूं। बहू आ जाएगी तो तुम्हारा टेंशन भी कम हो जाएगा, और हो सकता है कि बहू अपना भाग्य लेकर आए, जिससे इस घर का कलेश खत्म होकर घर में शांति हो जाए। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं घर में कलेश करती हूँ? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं उमा जी। अरे क्या गलत? सब समझती हूँ मैं। और आपकी पसंद की लड़की मुझे अपने बेटे के लिए लानी ही नहीं है। मुझे पता था आप ऐसा ही कोई रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे। संतोष भाई साहब को वापस से शहर में शिफ्ट हुए 2 महीने हो चुके हैं, और भाई साहब की बेटी सिर्फ सुंदर ही नहीं है, नखरीली भी है। दिन भर मैडम यहाँ से वहाँ डोलती है। आज तक मैंने उसे कोई काम करते नहीं देखा। जब भी मैं सब्जी मंडी से वापस लौट रही होती हूँ, अपना बैग लेकर जिम जा रही होती है। ऐसी लड़की नहीं लानी मुझे अपने घर। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो घर का सारा काम करे। और रोज़ की तरह आज भी बहु पुराण की कथा की आवाज़ अपनी माँ के कमरे से आती सुन आशु उनके कमरे में जाता है। अरे मम्मी, कौन सी लड़की आपके सामने ही आपको बता देगी कि वो घर का काम नहीं करती? पहली बार में कोई भी अपना राज नहीं बताता। पहले तो सब यही कहती हैं, मैं काम में माहिर हूँ, मुझे सब आता है। पर असली सच शादी के बाद पता चलता है। ऐसी कोई झूठी लड़की लाने से अच्छा है कि मैं एक ऐसी लड़की को ले आऊँ जो सामने से ही बता दे कि भाई मुझे कुछ नहीं आता और मुझे कुछ करना पसंद भी नहीं है। तो पागल है क्या? इसलिए मैंने तुझे पाल पोस कर 28 साल का किया है कि तेरे पीछे ऐसी लड़की ले आऊं जो सामने से बोले मुझे कुछ नहीं आता। तो उसे क्यों ला रही हूं मैं? मेरी आरती उतारने? इस घर में लड़की आएगी तो मेरी ही पसंद की, और पूरी तरह देखी जानी परखी, जो काम में 1 नंबर हो। और दोपहर के 1 बजे अपना बैग उठाए उमा बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कमला, याद से छत से कपड़े उतार देना, वरना कपड़ों पर अगर कौवा बैठ गया तो दोबारा धुलवाऊंगी कपड़े तुझसे। और अपने गुरूर से भरी उमा पहुंचती है पंडित जी के पास। पिछले 3 सालों की तरह आज भी उनसे एक ही बात कहती है। आप कोई काम काजी लड़की ढूंढ कर नहीं दे रहे पंडित जी, ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारी पुरानी जजमान है, इसीलिए मैं आपकी बात काटता नहीं। पर उमा बहन, मैं अब तक आपको 360 रिश्ते दिखा चुका हूँ, पर आपको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? खैर, मैं कोशिश करता हूँ 361वां रिश्ता भी देख लेते हैं। आज शाम को एक लड़की के परिवार वाले मुझसे मिलने आने वाले। अगर वो लड़की मुझे समझ में आती है तो मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ। यहाँ उमा पंडित जी के घर से बाहर निकलती है तो वहाँ उसका बेटा आशु और आशु की गर्लफ्रेंड प्रीति वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ क्यों लेकर आए हो आशु तुम मुझे? यहाँ आने से क्या होगा? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, पर हम पंडित जी को मना तो कर सकते हैं ना कि वो मम्मी को मेरे लिए रिश्ते बताना ही छोड़ दे। तुम बोलोगे और पंडित जी मान लेंगे। उल्टा जाकर वो तुम्हारी मम्मी को सब बता देंगे, और हमारा रिश्ता जो ऐसे भी नहीं होता दिख रहा है ना, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। मेरे पास ना एक आइडिया है। अब तुम फिक्र मत करो आशु, तुम्हारे घर में कामकाजी लड़की आएगी, वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड। और प्रीति ऐसा चक्कर चलाती है कि उसी रात पंडित जी दौड़ते हुए उमा के घर आते हैं और कहते हैं, दिन बदलते देर नहीं लगती उमा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे आज मेरे पास कैसा रिश्ता आया है। एक लड़की है प्रीति,
उसके पापा चाहते हैं कि लड़की की होने वाली सास पहले ही लड़की के साथ रहकर उसका रहन सहन देख ले, ताकि दोनों में आपस में बनती है या नहीं समझ में आ जाए और उसके बाद ही शादी होगी। और यही तो आप भी चाहती थी। 3 महीने का वक्त भी दिया है उन्होंने, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। बहू इस्तेमाल करके कौन लाता है पंडित जी? ये क्या बात बोल रहे हैं आप? हमें नहीं करना ऐसा रिश्ता। अरे सही तो बोल रहे पंडित जी, मुझे तो ये घर ठीक लग रहा है। जिन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि होने वाली सास को पहले ही अपने घर बुला रहे, उनकी बेटी में ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी। और अपना सामान पैक करके उमा प्रीति के घर शिफ्ट हो जाती है। दरवाजे पर अपनी होने वाली सास को देखकर प्रीति अपना ड्रामा शुरू कर देती है। चप्पल बाहर उतार कर आइएगा मम्मी जी। वो क्या है ना, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। आप चप्पल पहन कर अंदर आ गई तो फिर मुझे पूरा घर पोछना होगा। मुझे ना घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वाह, इस लड़की ने तो मेरे मन की बात कह दी। अब हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर बहू, मैं यहीं दरवाजे पर चप्पल उतार कर आऊंगी। माफ कीजिएगा बहन जी, प्रीति की ये बड़ी बुरी आदत है। और जैसे ही उमा अंदर आकर सोफे पर बैठती है, प्रीति फौरन रसोई में जाती है और नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आती है। हाँ, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? ये तो इसकी आदत है भाभी जी, कोई भी भूखा रहे प्रीति को पसंद नहीं। मेहमानों के आने की देर है कि ये तुरंत रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे वाह बेटा, अच्छा अब ला ही दिया है तो दे, खा लेती हूँ। सोफे पर नहीं मम्मी जी, अगर सोफे पर एक दाना भी गिर गया तो चींटियाँ लग जाएगी। मैं टेबल पर लगाती हूँ ना खाना। आइए आप, मम्मी पापा आप भी आ जाइए। अरे वाह वाह, ये तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती है। जैसे ही उमा और बाकी सभी सोफे से उठते हैं, प्रीति सोफ़ा कवर ठीक करने लगती है। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे सलवटें पसंद नहीं है। घर में सब कुछ साफ़ सुथरा चकाचक होना चाहिए। इसी कारण तो मैं घर में कभी काम वाली नहीं रखती, क्योंकि उनसे ऐसी सफाई होगी ही नहीं। उन्हें तो पगार से मतलब है बस। ये लड़की तो मेरी काम वाले के पैसे भी बचा लेगी। इसी तरह आज का दिन निकल जाता है। अगली सुबह 4 बजे उठकर प्रीति अपने घर में झाड़ू करना शुरू कर देती है और इसकी शुरुआत अपनी होने वाली सास के कमरे से ही करती है। जैसे ही उमा के कमरे का पंखा बंद होता है, उसकी आंख खुल जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ मम्मी जी। सुबह के 4 बज गए ना, तो झाड़ू लगाने आई थी। 5 बजे तक मुझे एक्सरसाइज करके, योगा करके, झाड़ू पोछा करके, नहा धोकर तैयार भी होना है। वो मुझे आदत है सूरज देवता के पहले उठकर रेडी रहने की। अच्छा ये सब छोड़िए, आप पहले अपने दोनों पैर आगे कीजिए, आशीर्वाद तो ले लूँ। दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए। ये लड़की कितनी बार दिल जीतेगी मेरा? 3 महीना क्या, मुझे तो लगता है 1 हफ्ते में ही से फाइनल कर दूंगी मैं। प्रीति जानती थी कि आशु की मम्मी को कैसी बहू की तलाश है, और जानती भी क्यों ना, आखिर 6 साल का रिलेशनशिप था जो उसका। नाश्ते के वक्त प्रीति आशु को कॉल लगाती है। नाश्ते में क्या खाना पसंद करती है मम्मी जी, जल्दी बताओ ना। पोहे ही बना दो, उसमें मूंगफली मत डालना, क्योंकि मम्मी का मानना है कि मूंगफली पेट में जाकर पत्थर बन जाती है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। प्रीति पोहा तैयार करके नाश्ते के टेबल पर रखती है। ओहो, मैं मूंगफली अलग से लाना भूल गई। वो क्या है ना मम्मी जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मूंगफली पेट में जाकर पत्थर हो जाती है, इसलिए मैं तो कभी मूंगफली नहीं खाती। अगर आपको खाना है तो मैं अलग से ले आती हूँ अभी। विनोद भाई साहब, मैंने तो देख लिया अपनी बहू। मुझे तो आशु की शादी प्रीति से ही करनी है, कर लिया सारे टेस्ट मैंने। तो फिर ठीक है, देर किस बात की, कर देते हैं दोनों बच्चे की शादी। पर एक बात याद रखिएगा उमा बहन, शादी के बाद मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मेरी बेटी में ये कमी है, मेरी बेटी में वो कमी है, क्योंकि क्या कमी है क्या नहीं ये तो बस सामने ही है। अरे ये उमा देवी का वादा है विनोद भाई साहब, इस घर से जैसे ही आपकी बेटी विदा होगी, उसके बाद से उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। फिर अगर वो मुझे 2 चप्पल भी मार देना तो मैं कभी आपको उठकर फ़ोन नहीं करूँगी, आप याद रखिएगा। यही तो प्रीति चाहती थी। आखिरकार प्रीति अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और बहू बनकर आशु के घर आ जाती है सुहाग रात के दिन। मुझे तो लग रहा है कि मोर की तरह नाचू, थई 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 थई। ये तो तूने कमाल कर दिया प्रीति, पर ये सब किया कैसे? तुम्हारे घर तो नौकर है, तुमने कभी उठकर पानी का ग्लास नहीं उठाया, और मेरी इतनी स्ट्रिक्ट मम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया मेरे लिए। ओ मेरे भोले पतिदेव, क्या तुम्हें नहीं पता कि नौटंकी में मैं कितनी तेज़ हूँ? बस 2-4 डायलॉग बोले और बाकी सब होता चला गया। तुम्हें क्या लगता है वहाँ काम मैं कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। काम या तो मेरी माँ कर देती थी या काम वाली, पर वो काम करके तुरंत छिप जाती थी
और मम्मी जी के सामने जानबूझकर मैं झाड़ू लेकर यहाँ वहाँ के चक्कर काटती थी, जिससे उनको लगता कि सारा काम मैं कर रही हूँ। हाँ, थोड़ी थकावट तो हो गई, क्योंकि इस ड्रामे में मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। खैर, अब ये सारी थकावट यहाँ मिटा लूँगी, यहाँ कोई काम नहीं। ये किस खुशफहमी में हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या मेरी माँ कैसी है? पर शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसी हूँ। चलो सो जाओ और अपनी मम्मी के बदलने का इंतज़ार करो। आराम से 9 बजे अपनी नींद पूरी करके अंगड़ाई लेती हुई घर की बहू प्रीति कमरे से बाहर आती है। आप तो कह रही थी कि बहू 4 बजे उठती है। ये गलती मेरी पसंद की हुई लड़की ने की होती तो आप मुझे छोड़ती क्या? बोलिए। बहू ज़रा साइड में आना तो। मुझे पता है मम्मी जी आप क्या सोच रही हैं, पर आप भी एक औरत है। पहली बार आशु जी से मिली थी मैं, वो भी कल रात। उसके पहले आपसे मिलने की इजाज़त भी नहीं दी थी, ऊपर से सुहाग रात। आप समझ सकती हैं ना। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। अब आगे क्या करना है वो जानती है ना तू? जी मम्मी जी, आप फिक्र मत करिए। और तैयार होकर प्रीति रसोई में जाती है। 5 मिनट बाद सर पकड़े किचन से बाहर आकर हॉल में सभी के बीच बैठ जाती है। क्या हुआ प्रीति, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अचानक से सर में बहुत दर्द हो रहा है आशु जी, शायद तेल की स्मेल से। मेरे घर पर ये तेल इस्तेमाल नहीं करते ना। अच्छा, तो मैं तुझे दूसरा तेल निकाल कर देती हूँ। चल बताओ, तेल से भी कभी किसी का सर दुखता है क्या बोला? तो आप कहना क्या चाह रही? बहू ड्रामे कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो उसे जांच परख कर लेकर आई है ना उमा देवी जी। अरे उमा, इतना क्या निर्दय बन रही है? पहला ही तो दिन हुआ है बहू का ससुराल में, देख नहीं रही है उसकी हालत कैसे सर पकड़कर इधर उधर कर रही है बेचारी। लगता है सर दर्द के कारण मुझे उल्टी आ रही है। ये कहकर प्रीति बाथरूम की तरफ भागती है। लगता है बहू की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मेहमान भी आए हुए हैं, इन्हें कुछ खाने तो देना ही पड़ेगा। एक काम कीजिए उमा जी, नाश्ते की तैयारी आप ही कर दीजिए। और उमा खुद ही सभी के लिए नाश्ता बनाने जाती है और प्रीति का बनाया हुआ कहकर सभी को उसे परोसना भी पड़ता है। अगले दिन अपने सारे गंदे कपड़े लेकर उमा प्रीति के कमरे में जाती है। मैं इतने सारे कपड़ों का क्या करूँगी मम्मी जी, अभी तो शादी में मैंने कपड़े लिए हैं ना। हो गया तेरा? ये धोने के लिए लेकर आई हूँ, लॉन्ड्री में क्यों पैसे लगाऊंगी? न जाने वो कपड़ों को कैसे कैसे लोगों से धुलवाते होंगे, कहाँ सुखाते होंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। और अपने मायके की तरह ही ना हाथ से धोना, हाँ, मशीन में नहीं। और प्रीति सारे कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है, उन्हें धोना शुरू करती है कि 5 मिनट बाद बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए वहां जाते हैं। अरे यहाँ तो बहू गिरी पड़ी है। आशु, उठा इसे। अरे क्या हुआ प्रीति, तुम गिर कैसे गई? इस सर्फ के पानी से। और कैसे? अब ये कपड़े कैसे धुलेंगे? तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम पहले कमरे में चलो। पता नहीं किस मुहूर्त में बहू को लेकर आए हैं, एक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ मुझे इससे अभी तक। पर इतनी बुरी तरह भी गिरी नहीं है प्रीति, कल तक तो ठीक हो जाएगी। जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया है वहाँ कुछ घंटे और सही। और अगली सुबह ठीक 4 बजे हाथ में झाड़ू पकड़े उमा अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। नींद में प्रीति दरवाज़ा खोलती है। आप? ये उबास या बाद में लेना। ये रहा मेरा पैर, ले ले आशीर्वाद है, और शुरू कर दे झाड़ू लगाना है। आपको क्या लग रहा है मम्मी जी, आप मुझसे काम करवा लेंगी? बिल्कुल भी नहीं, इस घर में तो मैं नौकर लाकर ही रहूँगी। और प्रीति झाड़ू लेकर सबसे पहले अपने ससुर के कमरे में जाती है और जैसे ही झुकती है, हाय मेरी कमर, आशु जी भगवान जाने बहू की कुंडली में कौन सा क्रूर ग्रह प्रबल चल रहा है, बेचारी को हर रोज कुछ न कुछ हो जा रहा है। वही ना पापा, इसके घर वाले क्या समझेंगे कि हम यहाँ इस पर अत्याचार कर रहे हैं। तू जा बहू, जाकर आराम कर। अरे ये क्या बात हुई बहू, कभी तू फिसल जाती है, कभी तेरे कमर में मोच आ जाती है, तो कभी तेरे सर में दर्द हो जाता है। तो ये सब मैं जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ मम्मी जी। कमर में मोच क्या, मेरी कमर टूट भी जाए तब भी मैं काम करना चाहूँगी। पर लगता है इस घर का वास्तु मुझे सूट नहीं कर रहा। घर में ही दिक्कत है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। तो फिर आज शाम को तैयार रहना, मैं अपनी सहेलियों से मिलने जाने वाली हूँ, उनके घर चलना। वहाँ हो सकता है वहाँ के साथ वास्तु तुझे कुछ सूट कर जाए।
उमा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी बहू को अपनी सहेली विमला के घर लेकर जाती है, जहाँ प्लान के मुताबिक विमला उससे कहती है, तेरी पहली रसोई तो हम खा नहीं पाए, तो यहीं रोटियां सेक कर खिला दे बेटा। और बिना झिझक प्रीति रसोई में चली जाती है, जहाँ आटा गूंथते वक्त उसकी कलाई में मोच आ जाती है। अब तो मुझे लगता है कि तेरी हड्डी में ही कोई बीमारी है। मैं आशु को फ़ोन लगा रही हूँ, चल डॉक्टर के पास, आज तेरी सारी बीमारी ठीक ही कर देते हैं, चल। सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां प्रीति की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब जोर जोर से हंसने लगते हैं। आपकी बहू को दवा की नहीं, नौकरानी की ज़रूरत है उमा जी, तो आप भी ज़रा कोऑपरेट कीजिए और घर में काम वाली लगा दीजिए। उसके बाद आपकी बहू के शरीर की कमज़ोरी छूमंतर हो जाएगी। रख लीजिए ना मम्मी जी, क्योंकि अब तो आप पापा से मेरी कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। याद है ना आपने पापा को क्या कहा था कि ये मेरी पसंद की बहू है, अगर ये मुझे 2 चप्पल भी मारेगी तब भी मैं आपको फ़ोन नहीं लगाऊंगी। और आखिरकार उमा को अपनी बहू के लिए घर में काम वाली लानी पड़ती है और अपना सारा ड्रामा छोड़ना पड़ता है।